हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ने वाले हैं अभी ब्रिटिश और डेनिश के बारे में। इससे पहले मैं जो वीडियो लेकर आया था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था पुर्तगाली और डच। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है आप उनको जाकर देख लीजिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश और डेनिश। आपको मैं बता दूं बच्चों, कोरोना जैसी महामारी में घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, दे हैव अ प्रॉब्लम फॉर एवरी सॉल्यूशन। उनके पास जो सॉल्यूशन होता है उसका ही प्रॉब्लम होता है। तो सीधी सीधी बात है, नेगेटिव लोग जो हैं उनसे दूर रहिए। क्लियर है? चलिए तो हम बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ के मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ने वाले हैं तो हम पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, क्यों थी। तो मैंने जो थ्योरी वाला सेगमेंट है, जो मैंने बोला था कि कहानी सुनाइए लेकिन उसके साथ कंटेंट भी होना चाहिए, तो वो मैंने कंटेंट डाल रखा है। तो उसके पहले मैं आपको सुनाता हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, क्यों थी, कैसे थी। तो सुनते जाइएगा। हम बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन नहीं जानता। यह कंपनी अपने व्यापार के तरीके के लिए विख्यात रही है भारत के अंदर, और इन्होंने कई देशों पर राज्य भी किया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये सबसे पहले कहाँ पर हमारे यहाँ आई थी। ये सूरत के बंदरगाह से शुरू हुई कहानी है। 1600 के आसपास का समय था जब कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से भारत में व्यापार करने की अनुमति मांग ली। जब उन्होंने अनुमति मांगी तो उन्होंने उनको अनुमति दी और उन्होंने पूरी तैयारी के साथ इंग्लैंड से 1608 में हेक्टर नामक का एक जहाज भारत के लिए रवाना किया। और इस जहाज के कैप्टन का नाम था हॉकिंस। क्या नाम था? हॉकिंस। सबसे पहले सूरत के बंदरगाह पर जाकर यह जहाज रुका। कहां पर रुका? सूरत के बंदरगाह पर जाकर यह जहाज रुका। उस समय सूरत भारत का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। इस बात को आप समझ लीजिए कि व्यापारिक केंद्र क्या था हमारा? व्यापारिक केंद्र था हमारा सूरत। और हॉकिंस जैसे ही हमारे भारत में एंटर किए तो हमारे दैट टाइम जो सत्ताधारी थे वो कौन थे? मुगल बादशाह जहांगीर। और जैसे ही मुगल बादशाह जहांगीर को पता चला, तो जैसे ही हमारे भारत की परंपरा होती है कि अतिथि देवो भव, और उनका स्वागत किया और स्वागत करके बोला कि आइए आपका स्वागत है, और उनको सम्मानित किया। उनको क्या पता था कि आगे जाकर अंग्रेज कौम के नुमाइंदे एक दिन हम पर राज करेंगे और हमारे शासकों और जनता को अपने घुटनों को टिकवाकर सलाम करवाएंगे। इस तरीके से कहानी बढ़ी। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए इन्होंने जब जहांगीर से मिले तो इन्होंने बोला कि हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं? व्यापार करना चाहते हैं। तो जब व्यापार करने की बात आई तो हमारे यहाँ पहले से कौन आ चुका था? पुर्तगाली यहाँ पर व्यापार कर रहे थे। तो अंग्रेजों के लिए जो चुनौती का काम करने वाले थे बच्चों, वो कौन थे? पुर्तगाली। कौन समस्या बनने वाले थे? पुर्तगाली। अब अंग्रेजों को क्या करना है? पुर्तगालियों से लड़ना पड़ेगा, तभी जाके भारत में वो व्यापार कर पाएंगे। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया बच्चों? पुर्तगालियों से एक लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में पुर्तगालियों को हराया। हराने के बाद इन्होंने यहाँ पर व्यापार करना शुरू कर दिया। जैसे ही इन्होंने व्यापार करना चालू किया दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हुआ? अच्छा, वहां पर अंग्रेजों को जीतने का कारण क्या रहा उस युद्ध का, वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। उस युद्ध को जीतने का कारण ये भी रहा कि जो अंग्रेज थे उन अंग्रेजों ने क्या किया? जहांगीर को अपने बातों में ले लिया और उनको बोला कि हम पुर्तगालियों से हम आपको ज़्यादा लाभ कमा कर देंगे। और इस तरीके से उन्होंने कुशलता से जहांगीर को अपने पक्ष में कर लिया। जब जहांगीर को अपने पक्ष में कर लिया तो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व पूरे भारत में बढ़ता गया। इस तरह जिस कंपनी के लिए कभी
पुर्तगाली मुसीबत हुआ करते थे, वह कंपनी उनके वर्चस्व को खत्म करते हुए भारत में मजबूती से स्थापित हो चुकी थी। आगे इतिहास गवाह है कि इस कंपनी ने कितनी तेजी से भारत में पांव पसारे और भारत में पूरी तरह से इन्होंने राज्य करने का काम किया। इस तरीके से बोल सकते हैं, एक छोटी सी पूंजी के साथ भारत में आने वाली कंपनी के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था कि यह यहाँ 200 साल राज्य करने वाले हैं। असल में इससे पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं था, ऐसा हमें आभास ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। और 200 साल तक इन्होंने यहाँ पर राज्य करने का काम किया। दोस्तों, आज जितनी भी पुरानी इमारतें, ट्रेन, कारखाने वगैरह देखते हैं, उसमें से ज़्यादातर अंग्रेज के ज़माने की हैं। इन्होंने इसे अपनी सुविधा के लिए बनाया था, जो कि आज तक टिकी हुई हैं। ट्रेन का सबसे अच्छा उदाहरण देखने को हमको मिलता है। आज इससे देश का यातायात काफ़ी हद तक निर्भर है। हालांकि आने वाले दिनों में अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना डाला, लेकिन इस बात से अगर हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पांव जमाने की कोई कसर नहीं छोड़ी और यहाँ पर उन्होंने खूब धन कमाने का काम किया। इस तरीके से मैंने आपको एक स्टोरी के माध्यम से ये बताया। अब हम बात करते हैं फैक्चुअल बात पर। ये तो थी स्टोरी, मैंने बोला स्टोरी ठीक है, लेकिन हमको क्या आना चाहिए, फैक्चुअल बातें भी आना चाहिए। एग्जाम में क्या आने वाला ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एग्जाम की बातों पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए 1599 में लंदन में व्यापारियों के एक समूह ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया नामक कंपनी की स्थापना की और पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया। 1599 में जॉन मिल्टन नामक एक कोई वैज्ञानिक अंग्रेज हुआ करता था। वो स्थल मार्ग से कहाँ पर आया, भारत आया। जब स्थल मार्ग से भारत आया, इसको आगे बढ़ाते हैं हम। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने दिसंबर 1600 ईस्वी में 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया। समुद्र मार्ग से व्यापार के लिए आए थे। मैं आपको बता दूं, एकाधिकार का मतलब है केवल इसी कंपनी को अधिकार दिया कि आप जाके पूर्वी देशों के साथ क्या करिए, व्यापार करने का काम करिए। मैं आपको बता दूं, ये अंग्रेजों का इस मैप में दिखाई दे रहा है, यहाँ भी अंग्रेज थे और यहाँ भी अंग्रेज थे। ऑस्ट्रेलिया भी किसको मानता है, ऑस्ट्रेलिया महारानी एलिजाबेथ को ही मानने का काम करता है। याद रखिए इस बात को। तो ये मैंने मैप के जरिए आपको बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और आगे फैक्चुअल वारों के बारे में बात करेंगे। फैक्चुअल क्या कहता है, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस क्या थे, सुन लीजिए इस बात को। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में भारत आने वाला पहला एक दल था जो किसके नेतृत्व में आया था, कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में आया था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस जहाज के जरिए आए थे, तो जहाज का नाम था हेक्टर। जहाज का क्या नाम था, हेक्टर। तो 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में भारत आया, जो सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, कैप्टन हॉकिंस था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला व्यक्ति अंग्रेज कौन था, तो आपका आंसर होना चाहिए कैप्टन हॉकिंस था। कैप्टन हॉकिंस बादशाह जहांगीर से मिलना पहुंचा। मैंने जैसे आपको स्टोरी में बताया था कि कैप्टन हॉकिंस जैसे भी आए वो किससे मिलने पहुंच गए, जहांगीर से मिलने पहुंच गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसकी सरकार थी, जहांगीर की। तो जैसे ही बादशाह जहांगीर से मिलने पहुंचे तो इन्होंने अपनी बातों में इसको ले लिया और बोला कि हम पुर्तगालियों से आपको ज़्यादा धन कमा कर देंगे। लेकिन पुर्तगालियों ने बोला, इनका विरोध किया और जो यहाँ के लोकल व्यापारी थे उन्होंने भी इनका विरोध किया। जहांगीर ने पहले हॉकिंस को सूरत में व्यापार करने की अनुमति तो दी, परंतु स्थानीय सौदागरों और पुर्तगालियों के विरोध के कारण अनुमति रद्द हो गई। मैंने आपको बताया था कि स्थानीय लोगों ने और पुर्तगालियों ने इनका विरोध कर दिया। उसके बाद 1612 ईस्वी मैंने आपको कहानी बताया था, इनके साथ युद्ध करना पड़ा और युद्ध करके क्या हुआ, पूरी तरह से पुर्तगाली पराजित हो गए और उन्होंने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी फैक्ट्री लगाने की अनुमति प्रदान कर दी गई। फैक्ट्री की स्थापना दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में की। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया, तो आप बता सकते हैं 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित की। ये आपके फैक्चुअल पॉइंट है जो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं इसी फैक्चुअल बात को। 1613 ईस्वी में
सूरत में अंग्रेज ने प्रथम स्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। इसका अध्यक्ष थॉमस एल्डवर्थ बनाया गया। फिर से बताइए, 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेज ने प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की। इसका अध्यक्ष कौन था? थॉमस एल्डवर्थ को बनाया गया। और 1609 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। कब तक बढ़ा दिया? अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। ये है सर थॉमस रो, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। सर थॉमस रो जेम्स प्रथम ने दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 में सूरत पहुंचा। कब पहुंचा? 18 सितंबर 1615 में सूरत पहुंचा। और 10 जनवरी 1616 ईस्वी में थॉमस रो ने जहांगीर से मिलने अजमेर पहुंचा। और 1632 ईस्वी में अंग्रेज ने गोलकुंडा के बंदरगाह से व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त कर लिया। इस तरीके से इन्होंने अपनी नींव रखी यहाँ पर देश में, और इस तरीके से अंग्रेजों ने अपना एक पूरा साम्राज्य स्थापित किया। 1632 ईस्वी में पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना बालासोर और हरिहरपुरा में स्थापित किया। पूछ ले जाता है पूर्वी तट पर कब किया? तो 1632 ईस्वी में पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना बालासोर और हरिहरपुरा में स्थापित किया। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी ने राजा से मद्रास को पट्टे पर वहां पर फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ विवाह के उपलक्ष्य में अंग्रेजों को मुंबई दहेज में मिला। आप बताइए, हमारा मुंबई क्या कोई देने वाली चीज़ थी? इन्होंने क्या किया? जो राजा था, राजा चार्ल्स द्वितीय से पुर्तगाली राजकुमारी किसने विवाह किया? कैथरीन ने। और इनको मुंबई को दहेज में मिला। जब मुंबई को दहेज में दिया, राजा चार्ल्स ने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को किसको दे दिया? सौंप दिया कि भाई आप 10 पाउंड वार्षिक मुझको दीजिए, और उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। गेराल्ड अंगियार को मुंबई का संस्थापक माना जाता है। तो याद रखिए, मुंबई का संस्थापक अगर आपसे पूछा जाता है तो आपका आंसर होना चाहिए गेराल्ड अंगियार को मुंबई का संस्थापक माना जाता है। आगे चलते हैं। बंगाल में ब्रिटिश फैक्ट्रियों की स्थापना। बंगाल में किस तरीके से ब्रिटिश फैक्ट्रियों की स्थापना की गई, मैं आपको बता दूं। अंग्रेजों को जो सबसे अधिक धन प्राप्त हुआ था वो बंगाल से प्राप्त हुआ था। और अंग्रेजों का यहाँ पर मजबूत होने का जो कारण था वो बंगाल था, क्योंकि बंगाल ही ऐसा क्षेत्र था जहाँ से व्यापार करने का और धन प्राप्त करने का अंग्रेजों का एक जो था एक मकसद वो पूरा हुआ, जिससे वो हमारे भारत में एक मजबूती बना पाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने 1651 ईस्वी में एक फरमान जारी कर बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक के करके बदले व्यापार को विशेष अधिकार अंग्रेजों को प्रदान कर दिया। फिर से समझें इस बात को। बंगाल के सूबेदार कौन थे? शाह शुजा ने कब? 1651 ईस्वी में फरमान जारी कर दिया और बंगाल को 3000 रुपये वार्षिक दर पर देकर बोल दिया कि अंग्रेज आप लोग व्यापार करो। 1651 ईस्वी में ब्रिजमैन के नेतृत्व में बंगाल के हुगली नामक स्थान पर प्रथम अंग्रेज कारखाना खोलने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1651 ईस्वी में ब्रिजमैन के नेतृत्व में बंगाल के हुगली नामक स्थान पर प्रथम अंग्रेज कारखाने की स्थापना हुई। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1651 ईस्वी में ब्रिजमैन के नेतृत्व में बंगाल के हुगली नामक स्थान पर प्रथम अंग्रेज कारखाने की स्थापना हुई। हुगली के बाद कासिम बाजार, पटना, राजमहल में अंग्रेजों ने कारखाने खोला। बच्चों जैसा जैसा इनका वर्चस्व बढ़ता गया इन्होंने वहाँ पर कारखाने खोलना चालू कर दिया। 1640 ईस्वी में अंग्रेज औरंगजेब की बढ़त हुई और इसके कारण हुगली में अंग्रेजों को परास्त कर दिया। किसने? औरंगजेब ने। उसके बाद अंग्रेजों की हार होने के बाद अंग्रेजों को हुगली से भागना पड़ा। जब हुगली से भागना पड़ा, आगे देखिए, औरंगजेब ने 1,50,000 रुपये का हर्जाना लेकर पुनः व्यापार करने की छूट प्रदान कर दी। औरंगजेब ने फिर से बोल दिया कि मेरे जो युद्ध में नुकसान हुआ है उतना आप पैसा दीजिए और व्यापार करते रहिए। 1698 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने सुल्तानती कोलकाता एवं गोविंदपुर की जमींदारी अंग्रेजों को सौंप दी। और उस समय सुल्तानती कोलकाता एवं गोविंदपुर के जमींदार इब्राहिम खां हुआ करते थे। जॉन चार्नोक ने सुल्तानती कोलकाता एवं गोविंदपुर को मिलाकर एक नए नगर कलकत्ता की नींव रखी। इसी कारण जॉन चार्नोक को कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। अगर आपसे पूछे कि कलकत्ता का संस्थापक कौन है तो जॉन चार्नोक माना जाएगा। और अगर मुंबई का पूछे तो आप मुंबई का क्या बताएंगे? अंगियार, गेराल्ड अंगियार।
1700 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की गई। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फोर्ट विलियम की स्थापना कब हुई, तो आपका आंसर होना चाहिए 1700 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम की स्थापना हुई। इसका गवर्नर चार्ल्स अय्यार को बनाया गया, पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया। क्लियर है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे फर्रुखियर का फरमान के बारे में। सर्जन हैमिल्टन ने बादशाह फर्रुखियर को एक दर्दनाक बीमारी से मुक्ति दिलाई, जिसे प्रसन्न होकर बादशाह ने 3 फरमान जारी किए। फिर से समझें, सर्जन हैमिल्टन जो थे ये अंग्रेज थे। इन्होंने क्या किया, फर्रुखियर को एक बीमारी थी उसे निजात दिलाई। उसके बाद क्या किया बच्चों, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इनके लिए फ्री कर दी। बंगाल में 3000 रुपये जो वार्षिक कर अदा करने पर कंपनी को उसके समस्त करों से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। कलकत्ता के आसपास 38 गांव खरीदने का अधिकार, मुंबई में डले सिक्कों को समूचे मुगल साम्राज्य में चलाने की छूट दे दी गई और सूरत में 10,000 रुपये वार्षिक देने पर कंपनी के समस्त आयात निर्यात को मुक्त कर दिया। ये क्यों किया, क्योंकि वहाँ के एक जो सर्जन हैमिल्टन ने थे, उन्होंने बादशाह फर्रुखियर को एक दर्दनाक बीमारी से मुक्ति दिलाई। अच्छा, यहाँ पर हम बात करेंगे डेनमार्क कहाँ पे है, वो ये यहाँ पर डेनमार्क है, ये अपना इंडिया है। तो ये डेनिश जो आने वाले लोग थे वो यहाँ से थे। तो आगे हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो जो डैन आए थे भारत के अंदर, तो अंग्रेज़ों के बाद भारत में आने वाले लोग कौन थे, वो डैन थे। कब आए थे, 1616 ईस्वी में भारत में आए थे। डैन लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना 1620 ईस्वी में त्रावणकोर यानी तंजीर में की थी। डैन लोगों ने दूसरी फैक्ट्री 1676 में सोरामपुर बंगाल में स्थापित की थी और 1745 ईस्वी में डैन लोगों ने अपनी सभी फैक्ट्री किसको बेच दी, अंग्रेज़ों को बेच दी और यहाँ से ये लोग चले गए। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको यहाँ ये बताने की कोशिश की है कि ये जो सिंबल दिए हैं यहाँ पर किसकी फैक्ट्री हुआ करती थी, ठीक है। फ्रेंच कहाँ कहाँ पर थे, है ना, डच कहाँ कहाँ पर थे, इनकी फैक्ट्रियाँ कहाँ कहाँ पर थी, इस तरीके से बताने की कोशिश हमने यहाँ पर की है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको कंप्लीट किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, याद रखें लाइफ में हमेशा जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। फिर से समझिए, जीत और हार आपकी सोच पर डिपेंड करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। फिर मैं आपको बता दूं बच्चों, धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व पूरे भारत में बढ़ता गया। इस तरह जिस कंपनी के लिए कभी पुर्तगाली मुसीबत हुआ करते थे, वह कंपनी उनके वर्चस्व को खत्म करते हुए भारत में मजबूती से स्थापित हो गई। आगे इतिहास गवाह है कि इस कंपनी ने कितनी तेजी से अपने पांव भारत के अंदर पसारे। तो मैंने आपको जो पढ़ाया है, इस वीडियो को कम से कम आप 2 बार देखिए। जब 2 बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से हम फैक्चुअल याद कर सकते हैं, उसके साथ साथ कहानी भी सुन सकते हैं। दोनों चीज़ें अगर आप एक साथ लेकर चलेंगे तो आप 100% क्वेश्चन एग्जाम में बनाकर आएंगे। आगे हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, और भी हम फ्रांसीसी लेकर आएंगे अभी, और अंग्रेज़ों ने और क्या क्या यहाँ पर किया उनके बारे में जानेंगे। तब तक आप देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की।